हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से रिलेटिव जो चीज़ें होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ये आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे 50 प्लस प्रश्नों को। और 50 प्लस वीडियो का प्रश्न काफ़ी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि याद रखेंगे, वन के अंदर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टि से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे 1972 में। कब प्यारे, 1972 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप देखिएगा और बताइएगा 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही कर लिया है। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। याद रखेंगे, जो चिपको आंदोलन है यह वृक्षों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वह मेधा पाटकर हैं, कि आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, कि किरण बेदी। कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी। याद रखेंगे, उत्तराखंड का आपका चमोली जिला और रेडी गांव, वहीं से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो प्रणेता बोले जाते हैं। याद रखेंगे, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न की। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले तो ये आप लोग प्रश्न देख लीजिए, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। लगभग 2-3 बार ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बन चुका है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। और याद रखेंगे, जो बीओडी परीक्षण होता है वह किस प्रदूषण के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, किसके प्रदूषण मापन में बीओडी का हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, जल के अंदर घुली केमिकल की जो मात्रा होती है या ऑक्सीजन की मात्रा कम या अधिकता को हम मेजरमेंट करते हैं बीओडी के माध्यम से। तो याद रखेंगे, जल प्रदूषण की माप किया जाता है बीओडी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, भारत में प्रदूषण नियंत्रण का जो केंद्र है, याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो भारत में प्रदूषण मेजरमेंट का काम करता है और इसका जो कार्यालय है नई दिल्ली है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी कौन है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका कार्यालय कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। 4 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि जो आपका ओजोन लेयर है अर्थात ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल पूरे 5 परतों में विभाजित किया गया है दोस्तों। और याद रखेंगे, जो आपका ओजोन परत होती है ना, सबसे निचला जो परत होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं जो होती है समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। याद रखेंगे, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। याद रखेंगे, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। जो ओजोन परत होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें अर्थात यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आने से इनको नहीं रोकती तो जब मनुष्य के त्वचा पर पड़ता तो मनुष्य को त्वचा कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बात को याद रखेंगे। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे, ओजोन परत से ही ये प्रश्न बना है कि जो आपकी ओजोन परत की लेयर होती है, इस लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे होता है या किससे होता है या कौन सी गैस से होता है। तो याद रखेंगे, जो इस गैस को सबसे ज़्यादा नुकसान CFC गैस से होता है। याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। जो आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं दोस्तों, वहाँ से ये गैसें निष्कासित होती हैं। और ये प्रश्न का आंसर समताप मंडल, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ही आपके आदर्श दशा पाई जाती है हवाई जहाज या वायुयानों के उड़ने की। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बताना है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है।
तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यही आपको बताना है। बहुत जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी है। आपको बताइएगा भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एक पॉइंट आप और बताइएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो इस समय याद रखेंगे उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में है, इस बात को याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे है दोस्तों, असम में। कहाँ दोस्तों, असम में। याद रखेंगे यहाँ पे गधों का राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोनों आपका कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है, ये बात याद रखेंगे। एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग दोस्तों याद रखेंगे सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले के द्वारा 1934-35 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे 1934 में, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 3-4 बार आपका यूपीटेट में ये रिपीट हो गया है और बहुत चर्चाओं में प्रश्न आता है। हर किसी को याद भी हो गया होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष के कब दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा और बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये आपको बताना है। याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपका इंपॉर्टेंट अब तक का बना है। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के चंदौली में, ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है और चंद्रप्रभा आपको चंदौली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका लॉक हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। कौन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपको बताना है। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बिल्कुल होती है, मीथेन CH4 ये बिल्कुल होती है दोस्तों। याद रखेंगे N2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें CO2 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, CH4 ग्रीन हाउस गैसें होती है, आपका N2 ग्रीन हाउस गैसें होती है और आपका CFC जो होती है ये ग्रीन हाउस गैसें होती है। बिल्कुल याद रखेगा, ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन जो होती है ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। याद रखेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मैंने तो बहुत बार बताया गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, कई बार मैंने इस चीज को बताया। रेड डाटा बुक याद रखिएगा, जो रेड का मतलब खतरा होता है, लाल रंग खतरे का होता है। और याद रखेंगे खतरा किसके लिए दोस्तों, तो विलुप्ति के करीब गए जीवों के। याद रखेंगे जो ऐसे जीव हैं जो विलुप्ति के कगार पर चले गए हैं उन जीवों का इसमें विवरण या डाटा लिखा जाता है। तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अपने साथ जितने भी लोग जो की तैयारी करते हैं उनको वीडियो को शेयर करके उनकी और हमारी मदद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। याद रखेंगे जो 72 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया और 73 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ये बात को याद रखेंगे। तो 1973 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने बहुत बताया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो आपके असम में है। कहाँ पे दोस्तों, असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडों के लिए, याद रखेंगे एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खेती की झूम विधि भारत के किस भाग में प्रचलित है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी राज्य जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे झूम खेती के लिए जाने जाते हैं। मिजोरम, नागालैंड जो उधर के राज्य हैं, याद रखेंगे। तो आपका उत्तर पूर्वी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है एसिड रेन के नाम से जाने जाते हैं, और अम्लीय वर्षा जो होती है SO2 और NO2 के अधिकता के कारण होती है। इस बात को याद रखेंगे। जो आपका कौन सा सही होगा, SO2 और NO2 याद रखेंगे, दोनों के अधिकता के कारण SO2 और याद रखेंगे एंड आपके यहाँ पे याद रखिएगा NO2 के अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से भी आपको बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है, जो कि आपकी इमारतें हैं उनका रंग जो धूमिल दिन प्रतिदिन हो रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा से जो स्क्रीन संबंधित समस्याएं भी होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे प्यारे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में याद रखेंगे, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। बिल्कुल यह जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, यह जो भूमि होती है ना, भूमि को बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं। और इसका नाम है दोस्तों यूकेलिप्टस या सफेदा इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसको सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, जल की अधिक आवश्यकता के कारण यह पृथ्वी से अधिक जल का दोहन करता है। इस कारण इसको हम लोग यूकेलिप्टस सफेदा को पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर। कब दोस्तों, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर की हम बात करिएगा। 19 नंबर है, सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपको बताना होगा। जो सोलर सेल होता है ना दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि प्रकाश ऊर्जा को, कि नाभिकीय ऊर्जा को, कि ध्वनि ऊर्जा को, यही आपको बताना है। तो जो सोलर सेल होता है ना, वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। याद रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा को, सोलर सेल जो होते हैं ना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखेंगे, जो डायनोमो होता है, याद रखेंगे जो डायनोमो होता है दोस्तों, याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो लाउड स्पीकर होता है, याद रखिएगा, जो लाउड स्पीकर होता है ना दोस्तों, ये चीजें याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आपके लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो माइक्रोफोन होता है, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर की बात करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके लिए। याद रखेंगे 2-3 दिसंबर, याद रखेंगे 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि भोपाल, याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के आपके भोपाल में यह घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अपार जनधन की हानि हुई थी। याद रखेंगे, बहुत सी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। ग्रीन मफलर जो संबंधित है दोस्तों, ये ध्वनि प्रदूषण से है, ये साउंड पॉल्यूशन से है। इसमें होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो जैसे कि रोडें होती है, रोडे के किनारे 1 बाई 1 करके लाइन में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने का वो मुख्य कारण बनाया जाता है। तो ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, ये आपको बताना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 22 अप्रैल को। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। और याद रखेंगे 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो जल दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों, याद रखेंगे जो आपका 22 मार्च है ना, याद रखिएगा 22 मार्च है ना, वह आप क्या मनाते हैं, तो जल दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की, कि भारत में भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, ये आपको बताना है। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे ये आपके देहरादून में है। कहाँ पे दोस्तों, तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक किसे बोलते हैं, नीम, देवदार, चीड़, ओक, किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे जैविक कीटनाशक का जो उत्पादक होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह आपका नीम है।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की संशोधन के पश्चात मिला था। मैंने कई बार इस प्रश्न को बता दिया, तो याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इस संशोधन के थ्रू मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की, जो आपका फ्लाई ऐश है ना। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तेल शोधनशाला से निकलता है, कि थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, कि खनन से, कि उर्वरक उद्योग से। कहाँ से दोस्तों, आपको बता दें जो फ्लाई ऐश होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे थर्मल पावर प्लांट से इसका उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 27 नंबर की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो बहुत लो ही है, सरल ही प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो आपका वायुमंडल है गैसों का मिश्रण है 21%, याद रखेंगे। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, इसको राइट मान में याद रखिएगा। 0.034% आपका CO2 पाया जाता है। जो आपका 78% आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है, या 78.08 या 0.9% इसको लिखते हैं। और जो 0.93% क्या पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आर्गन ER पाया जाता है, ये बात को याद रखिएगा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है दोस्तों, तो 78% होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर की बात करते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, याद रखेंगे। एलपीजी का जो मुख्य घटक है, एलपीजी का निर्माण जो होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से होता है, और यही इसके घटक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये रसोई गैस बोली जाती है, याद रखेंगे। इसका घरों में प्रयोग करते हैं, रसोई गैस के नाम से इसको जानते हैं। घरों में खाना बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पे मैं लगे हाथ बता दूं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम होता है। इसको वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं, वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वाहन में करते हैं। इसका फार्म जो होता है वह गैसी फार्म में होती है, ये बात को याद रखेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका हिंदी नाम होता है, इंग्लिश नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से हम संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। जो इको मार्क होता है दोस्तों वह किन उत्पादों को दिया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी चर्चाओं में भी रहता है, याद रखेंगे। तो शुद्ध और मिलावट रहित जो होता है उसको, प्रोटीन समृद्ध होता है उसको, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है उसको, आर्थिक रूप से सस्ते होते हैं उसको, याद रखेंगे। इको मार्क उनको उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण होते हैं, याद रखेंगे। जो पर्यावरण स्नेही होते हैं उनको इको मार्क का थंब दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यह जो होती है प्रदूषण रहित गैस मानी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। मगरमच्छ नहीं होगा दोस्तों, व्हेल भी नहीं है, कछुआ भी नहीं है, गंगा डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के, अभी आपको बता ही दिए हैं कि प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई को याद रखेंगे क्या मनाते हैं, तो याद रखेंगे जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको बता रहे हैं। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये आपको बताना है। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर, आधुनिक जो इस समय के डाटा के अनुसार आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में टाइगरों की है। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे 34 नंबर की। मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें जो मरकरी होती है जिसको पारा बोलते हैं,
Hg बोलते हैं। इसके अधिकता के कारण, जल में घुल जाने के कारण मिनीमाता रोग होता है। याद रखिएगा कि कौन सी, याद रखेंगे यह तत्व है जिसका नाम है दोस्तों Hg, या इसी को बोलते हैं पारा, या इसी को बोलते हैं मरकरी। और याद रखेंगे कमरे के ताप पर, कमरे का ताप जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर यह जो धातु है, लेकिन यह कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। याद रखेंगे द्रव्य फॉर्म में पाई जाती है, याद रखेंगे द्रव में। चलिए आगे देखते हैं मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होती है, तो कैडमियम, सीसा, पारा, मरकरी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल कौन सा दोस्तों, याद रखेंगे पारा। पारा जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, मरकरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है, ये आपको बताना है। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो आपका है इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है, कैडमियम के कारण, पारा के कारण, आर्सेनिक के कारण, फ्लोराइड के कारण, किसके कारण होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो इटाई रोग होता है ना, वो कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत, अभी आपको बताएं सबसे निचली क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर जाते हैं समताप मंडल है, उससे ऊपर जाते हैं मध्य मंडल है, उससे ऊपर जाते हैं आयन मंडल है, और उससे ऊपर सबसे ऊपर कौन सी मंडल है, तो वायुमंडल है। याद रखिएगा प्रत्येक मंडल के जो जो अपने कारण है उसको याद रखेंगे। मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान का उड़ना, ओजोन परत का पाया जाना, ये सब आपका समताप मंडल में है। मध्य मंडल को सबसे ठंडी परत के नाम से जानते हैं, और आयन मंडल में रेडियो तरंगें चलती हैं। इस तरह आप चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर की बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है दोस्तों, याद रखेंगे क्षोभ मंडल, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, याद रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे तो जो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है शांत घाटी अर्थात केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे जो साइलेंट वैली बोली जाती है केरल में, वो केरल में उपस्थित है। और यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे जो मखाना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, या किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध खेती बोली जाती है, तो मखाना की खेती आपके बिहार में। कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका बिहार सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, वह आपका 1986 में पारित हुआ। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया। याद रखेंगे जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में आया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। ये तीनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, कि जल संरक्षण से है, कि वन्य जीव से है, कि परमाणु ऊर्जा से है। याद रखेंगे जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। किससे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फूलों की घाटी, जिसको वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, यह कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी हो गया आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला, जिसको फूड चेन बोलते हैं, में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये आपको बताना है। मैंने कई बार इस चीज को बता दिया है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशी होता है। और याद रखेंगे पहले जीव से दूसरे जीव में, याद रखेंगे जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, याद रखेंगे आप लोग सुने होंगे लिंडमैन के ऊर्जा प्रवाह का नियम। और आपको पता होगा कि केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, 90% ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है या खत्म हो जाती है। केवल 10% एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए, बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? बहुत चर्चाओं में प्रश्न रहा है और आप लोगों को पता भी है कि बायोडीजल बनाने के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जेट्रोफा। क्या नाम है दोस्तों? जेट्रोफा या रतन जोत के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी पौधे के बीज से बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है, याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान दिवस है वह प्रत्येक वर्ष के 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी कारण भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों याद रखेंगे, वह मत्स्य उत्पादन से है। किससे दोस्तों? तो मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध आपका दलहन उत्पादन से है। इस चीज को याद रखिएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखेंगे। विटामिन B1 या बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। 48 नंबर की बात करेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटेड, सलीम अली, किसको कहा जाता है? याद रखेंगे। तो भारत का जल पुरुष याद रखेंगे, जिसको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वह राजेंद्र सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। आपको बहुत बार मैंने बताया कि इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नंबर देखिए, 50 नंबर। 50 क्वेश्चन को मैंने आज की वीडियो में कवर कर लिया। 50 प्रश्नों की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।